सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 में विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय में चैप्टर नंबर 8 गति के बारे में अभ्यास करेंगे। बच्चों, यह चैप्टर पढ़ाई की दृष्टि से तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ही है, परंतु इस चैप्टर की जो ज़रूरत है, इसका जो प्रैक्टिकल्स है वो हमारे व्यवहारिक जीवन में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे। सर्वप्रथम जो पाठ का पहला ही टॉपिक है, जो पाठ का नाम है गति हम किसे कहते हैं, और हमें साबित करना है कि जो गति होती है वो सापेक्ष होती है। जो गति होती है वो सापेक्ष होती है। हमें साबित करना है कि गति है वो सापेक्ष है। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि गति किसे कहते हैं। हम सर्वप्रथम देखते हैं गति कहते किसे हैं। जब कोई एक पदार्थ होता है, बराबर, वो दूसरे पदार्थ की सापेक्ष में समय के साथ अपना स्थान बदलता है, तब वो पदार्थ दूसरे पदार्थ की सापेक्ष में गति करता है। वापस से बच्चों, जब कोई एक पदार्थ, मान लीजिए ए पदार्थ है, वो बी पदार्थ की सापेक्ष में अपना स्थान निरंतर बदलता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए नाम का पदार्थ बी पदार्थ की सापेक्ष में गति करता है। मतलब समय के साथ अपना स्थान बदलना, समय के साथ अपना स्थान बदलना। मान लीजिए कि एक ट्रेन में आप बैठे हो, बराबर, एक ट्रेन में आप बैठे हो। ट्रेन के अंतर्गत आपकी बैग भी पड़ी हुई है। जब आप की ट्रेन शुरू होती है, तब आप स्वयं को गति में पाते हो, परंतु जब आप ट्रेन में रही हुई बैग को देखते हो, तब आप बैग को स्थिर पाते हो। जब आप ट्रेन की खिड़की में से बाहर नज़र करते हो, तो आप जो ऑन द वे, जो भी रास्ते में जो कोई भी दुकान होती है, जो कोई भी वस्तु होती है, जो कोई भी पदार्थ होते हैं, उसे भी गति में पाते हो, परंतु रिवर्स दिशा में। और ऐसे समय पर जो बाहर, ट्रेन के बाहर कोई व्यक्ति खड़ा होता है और वह व्यक्ति ट्रेन के अंतर्गत आपको और आपकी बैग को देखता है, तो उस व्यक्ति को आप और आपकी बैग दोनों गति में लगती है, बराबर। और उसी व्यक्ति को जो रास्ते के पेड़ है, रास्ते के मकान है, रास्ते के पदार्थ है, रास्ते की दुकानें हैं, वो स्थिर लगती है। मतलब कहने का मतलब है, इस पूरे पिक्चर में बैग और आप, बैग और आप और रास्ते की दुकानें आती है, बराबर। कोई बैग को स्थिर कहता है, कोई बैग को गति में कहता है। आप कहते हो बैग स्थिर है, रास्ते पर खड़ा हुआ व्यक्ति कहता है बैग गति में है। मतलब हम कह सकते हैं कि पदार्थ गति में है या गति में नहीं है, बराबर। वो हम किसके आधार पर कहते हैं? हम किस स्थान से, हम कैसी स्थिति में रहकर पदार्थ का प्रेक्षण करते हैं। यदि हमने रास्ते पर से बैग का प्रेक्षण किया तो हमें बैग गति में लगेगी, परंतु जब हमने ट्रेन में से बैठकर बैग का प्रेक्षण किया तब हमें बैग स्थिर लग रही थी। बैग वही की वही है, परंतु एक व्यक्ति को वह बैग स्थिर लगती है और एक व्यक्ति को वो बैग गति में लगती है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमने पदार्थ का जो प्रेक्षण किया वो कौन सी स्थिति में रहकर किया, वो महत्वपूर्ण है। उसके आधार पर पदार्थ की गति तय हुई। हमने पदार्थ को, मतलब बैग को, गति में कहा है और एक बार बैग को स्थिर भी कहा है। मतलब दोनों का आधार किसी और पर है, सामने वाले व्यक्ति पर है। अगर सामने वाला व्यक्ति आप हो और आप ट्रेन में बैठे हो, तो आप उसको, उस बैग को स्थिर कहते हो।
जबकि सामने वाला व्यक्ति ट्रेन के बाहर खड़ा है तो वो व्यक्ति ये बैग को गति में कहता है। मतलब गति में कहना या गति में नहीं कहना वो किसी के ऊपर आधार रखता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं गति सापेक्ष ख्याल। सापेक्ष और निरपेक्ष। सापेक्ष मतलब किसी पर आधार रखना, निरपेक्ष का मतलब क्या होता है बच्चों? स्वतंत्र। निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र। यदि कोई भी पदार्थ की स्थिर अवस्था या गतिमान अवस्था निरपेक्ष नहीं है परंतु वो सापेक्ष है। कोई भी पदार्थ की जो स्थिर अवस्था या गतिमान अवस्था निरपेक्ष नहीं है परंतु वो सापेक्ष है। बैग को आपने देखा, बैग को यदि बाहर से देखा तो वो कैसा लग रहा था? बैग को आपने बाहर से देखा तो बैग कैसी लग रही थी? आपको गति में। और बैग को आपने अंदर से देखा तो बैग कैसी लग रही थी? स्थिर लग रही थी। अर्थात आपने बैग को स्थिर कहा या गति में कहा, उसका आधार किसके ऊपर है? जो व्यक्ति प्रेक्षण करता है और कौन सी जगह पर रहकर करता है उसके ऊपर है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गति एक सापेक्ष ख्याल है। आप इसके बदले कोई और उदाहरण भी दे सकते हो। तत्पश्चात एक और टॉपिक है संदर्भ बिंदु। संदर्भ बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संदर्भ बिंदु, अभी इसके बारे में हम क्या पढ़ाई करेंगे? संदर्भ बिंदु किसे कहते हैं? अभी पदार्थ का स्थान दर्शाना है। मैंने आपको कहा आपका घर कहाँ पर है, मैंने आपको कहा आपका घर कहाँ पर है, आप बोलोगे 10 किलोमीटर। पर मेरा दूसरा सवाल होगा 10 किलोमीटर कहाँ से? 10 किलोमीटर कहाँ से? रेलवे स्टेशन से, बस स्टेशन से, एयरपोर्ट से, कहाँ से? तो पदार्थ का स्थान दर्शाने के लिए जिस निश्चित बिंदु का उपयोग होता है उस निश्चित बिंदु को हम कहते हैं संदर्भ बिंदु। पदार्थ का स्थान दर्शाने के लिए जिस निश्चित बिंदु का उपयोग होता है उस निश्चित बिंदु को हम कहते हैं संदर्भ बिंदु। मान लीजिए कि सिद्धि हिंदी विद्यालय 2 किलोमीटर की दूरी पर है। पर 2 किलोमीटर की दूरी पर कहाँ से? तो स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, बराबर, स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। परंतु ईश्वर कृपा रिक्शा स्टैंड से ओनली 300 मीटर की दूरी पर है, बराबर। तो दोनों ही परिस्थिति में हमने सिद्धि हिंदी विद्यालय का स्थान दर्शाया है। पर पहली परिस्थिति में हमने रेलवे स्टेशन से दर्शाया है और दूसरी परिस्थिति में हमने ईश्वर कृपा रिक्शा स्टैंड से दर्शाया। इसका मतलब पदार्थ का स्थान दर्शाने के लिए हम जिस निश्चित बिंदु का उपयोग करते हैं उसे हम संदर्भ बिंदु कहते हैं। पहली परिस्थिति में हमारा संदर्भ बिंदु रेलवे स्टेशन था, दूसरी परिस्थिति में हमारा जो संदर्भ बिंदु है वो कौन सा है? ईश्वर कृपा रिक्शा स्टैंड। संदर्भ बिंदु बदलता है तो हम पदार्थ का स्थान भी बदलता है, ऐसा कह सकते हैं। जब मैंने 300 मीटर की बात की तब मेरा संदर्भ बिंदु ईश्वर कृपा रिक्शा स्टैंड था। जब मैंने रेलवे स्टेशन की बात की तब मेरा संदर्भ बिंदु कौन सा था? रेलवे स्टेशन था। इस पर से हम ये कह सकते हैं कि स्थान निरपेक्ष राशि नहीं है परंतु सापेक्ष है। स्थान किसके ऊपर आधार रखता है? संदर्भ बिंदु के ऊपर आधार रखता है। संदर्भ बिंदु बदलेगा तो पदार्थ का स्थान भी बदलेगा। संदर्भ बिंदु को हम उगम बिंदु के नाम से भी जान सकते हैं। संदर्भ बिंदु को हम उगम बिंदु मतलब ओरिजिन भी कह सकते हैं। संदर्भ बिंदु को हम उगम बिंदु से भी दर्शा सकते हैं। तत्पश्चात पदार्थ का स्थान दर्शाने के लिए हमें 3 वस्तु की जरूरत पड़ती है। एक संदर्भ बिंदु, पदार्थ का स्थान दर्शाने के लिए हमें 3 वस्तु की जरूरत पड़ती है। एक संदर्भ बिंदु, दूसरा है संदर्भ बिंदु से पदार्थ की दूरी, संदर्भ बिंदु से पदार्थ की दूरी, और तीसरे नंबर पर है दिशा। संदर्भ बिंदु से पदार्थ की दूरी, और तीसरा है संदर्भ बिंदु से पदार्थ की दिशा, बराबर। तीसरा है संदर्भ बिंदु से पदार्थ की दिशा। मतलब 3 वस्तु की जरूरत पड़ती है पदार्थ का स्थान दर्शाने के लिए। बच्चों फिर हम बात करेंगे दूरी। तो दिए गए समय अंतराल में पदार्थ ने तय किए गए गति पथ की कुल लंबाई को हम दूरी कहते हैं। दिए गए समय अंतराल में पदार्थ ने तय किए गए गति पथ की कुल लंबाई को हम दूरी कहते हैं। मान लीजिए 3 सेकंड में यह पदार्थ यहाँ से जाता है, यहाँ से इस तरह जाता है, ठीक है। तो यहाँ इतनी दूरी भाई ने तय की, ऐसा कह सकते, क्योंकि 3 सेकंड में यहाँ से इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, 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 इतना और इतना, इतने गतिपथ की
लंबाई तय की। तो दिए गए समय अंतराल में पदार्थ ने तय किए गए गति पथ की कुल लंबाई को हम क्या कहते हैं? दूरी। दिए गए समय अंतराल में पदार्थ ने तय किए गए गति पथ की कुल लंबाई को हम दूरी कहते हैं, और दूरी का SI मात्रक है मीटर। दूरी को हम किसके द्वारा मापेंगे? मीटर के द्वारा। और दूसरी बात है, हम विस्थापन की चर्चा करें तो दिए गए समय अंतराल में पदार्थ के स्थान में होने वाला परिवर्तन, पदार्थ के स्थान में होने वाला परिवर्तन, पदार्थ के स्थान में होने वाला परिवर्तन, पदार्थ शुरुआत में कहाँ था और पदार्थ अंत में कहाँ पर है, पदार्थ के स्थान में होने वाला परिवर्तन, ये दो ही बातें हमें करनी है, बराबर। पदार्थ के स्थान में होने वाला परिवर्तन मतलब विस्थापन की जब हम चर्चा करते हैं तो हमें दो ही वस्तु की जरूरत पड़ती है, पदार्थ का प्रारंभिक स्थान कौन सा था और पदार्थ का अंतिम स्थान कौन सा था। बस ये दो स्थान के बीच की दूरी हमें मिल जाए तो हम विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए पदार्थ यहाँ से ए बिंदु से पदार्थ ए बिंदु से इस तरह के मार्ग में गति करता है, पदार्थ ए बिंदु से यहाँ से ऐसे मार्ग में गति करता है, ठीक है। तो यहाँ तक आया तो इसका गतिपथ कितना था? इसका गतिपथ कितना था? इतना, ये पूरा इसका गतिपथ था, ठीक है बच्चों, बराबर। तो इसको हम क्या कहते हैं? दूरी। पर इसका विस्थापन मतलब इस स्थान से लेकर इस स्थान तक ये उसका विस्थापन हुआ। दिए गए समय अंतराल में पदार्थ के स्थान में होने वाला परिवर्तन, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? विस्थापन। और एक बात यह भी है कि दूरी का मान कभी भी ऋण नहीं होता, दूरी का मान कभी भी ऋण नहीं होता, ज़ीरो नहीं होता, धन ही होता है। जबकि विस्थापन का मान धन भी हो सकता है, ऋण भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। ज़ीरो कैसे मैं बता देता हूँ बच्चों। मान लीजिए कि आप 5 बजे ए बिंदु पर थे, ठीक है, और 6 बजे ए से आप बी बिंदु पर जाकर सी बिंदु पर जाते हैं, फिर डी बिंदु पर जाते हैं और 6 बजे पुनः ए बिंदु पर आ जाते हैं। मतलब आपके स्थान में कितना परिवर्तन हुआ? आपके स्थान में कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। मतलब विस्थापन का मान कितना होगा बच्चों? 0। अगर हमारे स्थान में परिवर्तन हो जाता है तो हम ये जरूर कहेंगे कि यहाँ पर विस्थापन का मान 0 नहीं है। हमारे स्थान में परिवर्तन नहीं हुआ, स्थान नहीं बदला, मतलब हम थे जहाँ पर वहीं पर वापस आ गए, तो उसका मतलब स्थान में परिवर्तन नहीं हुआ, तो विस्थापन का मान कितना होगा? 0। बच्चों, विस्थापन का ऐसा ही मात्रक कौन सा है? मीटर। मतलब विस्थापन को भी हम मीटर में ही मापेंगे। विस्थापन का ऐसा ही मात्रक कौन सा है? मीटर, और उसको भी हम मीटर में ही मापेंगे। और विस्थापन और दूरी दर्शाने के लिए हम S नाम के सिंबल का उपयोग करेंगे। विस्थापन और दूरी को दर्शाने के लिए हम S नाम के लेटर का उपयोग करेंगे। विस्थापन और दूरी को दर्शाने के लिए हम S नाम के लेटर का उपयोग करते हैं। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन अपडेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।